गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर अपन जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं उसी के आगे की तरफ एक और ग्लैंड है, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। देखो, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में सबसे पहले पढ़े तो सबसे पहले इसकी लोकेशन से शुरू करते हैं। कहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होती है? तो एड्रीनल ग्लैंड अपनी लोकेटेड होती है किडनी के जस्ट ऊपर। किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होती है पायरामिड शेप की। ठीक है, तो किडनी के ऊपर ये मौजूद होने की वजह से इसका नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि ये किडनी के जस्ट अबव, जस्ट ऊपर लोकेटेड होती है। अगर इसकी शेप की बात करें तो पायरामिड शेप होती है, कंप्लीट पायरामिड नहीं होती, ये ध्यान रखना। फ्लैट पायरामिड होता है, पायरामिड शेप, पायरामिड शेप। अगर इसकी वेट की बात करें तो 4 ग्राम इसका वेट होता है, 4 ग्राम के आसपास 4 ग्राम इसका वेट होता है। इसके अलावा अगर इसके बात करें लेंथ, विड्थ और थिकनेस के बारे में, अगर इसके मेजरमेंट के बारे में बात करें, मेजरमेंट, तो इसका मेजरमेंट होता है लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, सेंटीमीटर 431, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, ये इसका मेजरमेंट होता है। इसके वेट की बात कर ली, इसके मेजरमेंट की बात कर ली, इसकी शेप की बात कर ली और इसका दूसरा नाम क्या है उसके बारे में बात कर ली। अदर जो अनदर बातें आती है वो क्या आती है कि ये कहाँ लोकेटेड होती है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो अपन बोल सकते हैं अबाउ किडनी। और किडनी कहाँ होता है? किडनी होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो अपन बोल सकते हैं इन एब्डोमिनल कैविटी। ये लोकेटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो ये अपनी किडनी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, किडनी, जो जिसका काम क्या होता है फिल्टर का, जिसका काम क्या होता है फिल्टर का, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। इसका जो वेट होता है वो होता है 135 इन फीमेल्स एंड 150 इनटू द मेल्स या इन मेल्स। ये इसका ग्राम में वेट होता है। कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। लोकेशन की बात करी तो ये T12 से L3 थोरेसिक 12 से लंबार 3 के बीच में जो रीजन है उसके बीच में पोस्टीरियर, जैसे टच करेंगे अपना तो पोस्टीरियर ये लोकेटेड होती है। वहीं पे ये जो अपनी जो एड्रीनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड है जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोला, जो पायरामिड शेप की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी अगर अपन लेवल की बात करें किस लेवल में होती है तो ये जस्ट अपन बोल सकते हैं जस्ट बिलो T12 है। जैसे अपना ये थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा से ऐसे वर्टिब्रास निकलती है जिसमें से 7 वर्टिब्रा तो डायरेक्ट निकलती है जुड़ी हुई, 3 ऐसे निकलती है और 2 होती है फ्लोटिंग। तो यहाँ पे इस लेवल पे मतलब एट द लेवल ऑफ डायफ्राम एंड T12 है। तो अपन क्या बोल सकते हैं 12th रिब और डायफ्राम के आसपास में इसकी लोकेशन होती है। किसकी? एड्रीनल ग्लैंड की। नियर बाई 12th रिब, जो फ्लोटिंग रिब्स है 2, उनमें से जो लास्ट वाली जिसको 12th रिब बोला, 12 नंबर वाली रिब, तो 12th रिब और डायफ्राम के आसपास में ये लोकेटेड होती है। और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको अपन ने क्या बोल दिया, रीनल फेशिया। मतलब रीनल फेशिया द्वारा ये क्या होती है, कवर होती है। ठीक है, ये नॉर्मल इसकी स्ट्रक्चर। एनाटॉमी के बारे में बात की ली अपने। एब्डोमिनल जो आयोटा है, और एब्डोमिनल आयोटा की कुछ ब्रांचेज होती है, एब्डोमिनल आर्टरीज वगैरह, वो इसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन ब्रीफली पढ़ेंगे कि क्या ये ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है इसके बारे में अपन अब पढ़ते हैं, जिसको अपन ने पायरामिड शेप की एक ग्लैंड बताया। ये मान लो अपनी एड्रीनल ग्लैंड है। देखो, एड्रीनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है एड्रीनल कॉर्टेक्स, फर्स्ट वन है एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड वन है एड्रीनल मेडुला।
एड्रिनल मेडुला। ओके, जो कॉर्टेक्स है वो क्या है, आउटर पार्ट है। कॉर्टेक्स क्या है, वो आउटर पार्ट है। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है। कॉर्टेक्स के अंदर फर्दर इसको 3 भागों में बांट दिया। कॉर्टेक्स 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। और इसके अंदर क्या होता है, मेडुला होता है। ये क्या है, मेडुला। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है टोटल एड्रिनल ग्लैंड का 80% हिस्सा है, जबकि मेडुला ओनली 20% इसका हिस्सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर जो मेडुला मिडल लेयर है वो काफ़ी थिक लेयर होती है, काफ़ी मोटी लेयर होती है। तो ये जो मैंने इसको जो डार्क किया है वो क्या है, मेडुला है। काफ़ी थिक लेयर मेडुला होती है। ये है एड्रिनल मेडुला, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की जो मिडल लेयर है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, उसकी जो मिडल लेयर है वो है ये क्या, जो मैंने इसको डार्क किया है वो। तो 3 लेयर कौन कौन सी होती है उनके बारे में अपन बात करें। 3 लेयर, तो इनके अंदर जो फर्स्ट लेयर होती है उसको अगर याद रखने का जो तरीका है वो ऐसे याद रखो, GFR। जैसे GFR किडनी के अंदर अपन ने पढ़ा, नॉर्मल 125 होता है, उसी हिसाब से आउट टू इन अपन को याद रखना है डिसेंडिंग मैनर में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो बाहर से अंदर की तरफ GFR। तो G का मतलब हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। 2 नंबर है जोना फेसिकुलेटा, थर्ड नंबर है जोना रेटिकुलेरिस। तो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि टोटल एड्रिनल ग्लैंड का 80% हिस्सा है। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड वन है जोना फेसिकुलेटा, थर्ड वन है जोना रेटिकुलेरिस। तो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, तो कॉर्टेक्स में सबसे पहले जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उसकी अगर बात करें तो ग्लोमेरुलोसा एक हार्मोन रिलीज करती है। अब अपन ब्रीफली पढ़ते हैं इनके बारे में। जो ग्लोमेरुलोसा है वो करेगी एक हार्मोन रिलीज। पहले बात लिखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर है, जो आउटर जो लेयर है उसको अपन ने बोला जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, अब ग्लोमेरुलोसा एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको अपन ने बोला मिनरेलोकोर्टिकोइड। ओके, मिनरेलोकोर्टिकोइड या मिनरेलोकोर्टिकोइड भी बोलते हैं इसको, मिनरेलोकोर्टिकोइड। ओके, मिनरेलोकोर्टिकोइड क्या करता है, मिनरल होम्योस्टेसिस करता है। मिनरल होम्योस्टेसिस, ये काम करता है मिनरेलोकोर्टिकोइड मिनरल होम्योस्टेसिस का मतलब मिनरल्स का जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम, इलेक्ट्रोलाइट्स के जो लेवल को मेंटेन करने का काम मिनरेलोकोर्टिकोइड का होता है। काफ़ी सारे मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन होते हैं, लेकिन जो मेन जो मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, मेन जो मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एल्डोस्टेरोन।
ओके। तो फर्स्ट लेयर जो ना ग्लोमेरुलस है वो क्या करती है, मिनरलोकोर्टिकोइड को रिलीज करती है और मेन जो मिनरलोकोर्टिकोइड है वो एल्डोस्टेरोन है। ओके। अब दूसरी लेयर की बात करते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा ने क्या किया, रिलीज किया किसको, मिनरलोकोर्टिकोइड या एल्डोस्टेरोन को, लिख दिया एल्डोस्टेरोन। सेकंड वन है जो सेकंड लेयर है वो क्या करेगी, वो रिलीज करेगी दूसरा नंबर की जो ग्लैंड है वो जो लेयर है वो रिलीज करेगी कोर्टिसोल। मेनली जो कोर्टिसोल रिलीज करती है इसको बोलते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। जैसे ये मेन मिनरलोकोर्टिकोइड रिलीज करती थी जिसमें मेन मिनरलोकोर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन था, इसी हिसाब से ये क्या करेगी, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन रिलीज करेगी। क्या करेगी, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन, जिसके अंदर मेन होगा कोर्टिसोल, जिसको हाइड्रोकोर्टिसोन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। अपन बोल सकते हैं कि ये ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज करती है, और ग्लूकोकोर्टिकोइड में मेन जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है वो होता है कोर्टिसोल, जिसको हाइड्रोकोर्टिसोन बोलते हैं। इसके अलावा इससे जो रिलीज होता है हार्मोन वो कौन सा होता है, कोर्टिसोल के अलावा कोर्टिसोन, इसके अलावा होता है कोर्टिकोस्टेरोन। तो ये भी अलग अलग ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होते हैं, लेकिन मेन जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है वो होता है कोर्टिसोल। और तीसरी जो लेयर होगी, जो इनर मोस्ट लेयर है, वो रिलीज करेगी एंड्रोजन हार्मोन। इनर मोस्ट लेयर एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन में कौन सा होता है, मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, जो है मेनली DHEA। डाईहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन। तो तीन जो लेयर है, तीनों का अलग अलग काम है। फर्स्ट लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि मिनरलोकोर्टिकोइड रिलीज करती है। मिनरलोकोर्टिकोइड्स में मेन जो मिनरलोकोर्टिकोइड है वो है एल्डोस्टेरोन। सेकंड जो लेयर है वो है जोना फेसिकुलेटा, वो रिलीज करेगी ग्लूकोकोर्टिकोइड में कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन, ये हार्मोन होते हैं। ठीक है। और मेन जो हार्मोन होता है वो होता है कोर्टिसोल, जिसको हाइड्रोकोर्टिसोन के नाम से जानते हैं। थर्ड वन जो इनर मोस्ट लेयर है वो रिलीज करती है एंड्रोजन हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जो कि DHEA डाईहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन। ठीक है। तो ये तीन हार्मोन होते हैं। इन तीनों हार्मोन को मिला के बोलते हैं, इन तीनों हार्मोन को कंबाइंडली क्या बोलेंगे, इन तीनों हार्मोन्स को क्या बोलेंगे, एड्रीनोकोर्टिकोइड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। ये हार्मोन होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोइड हार्मोन, क्योंकि एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन को बोलते हैं एड्रीनोकोर्टिकोइड हार्मोन। और स्टेरॉइड, क्योंकि इनका नेचर है स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड से मिलकर बने हुए हैं। अपन ने पढ़ा था क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म होता है वो सेल के न्यूक्लियस से ये जुड़ती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। और जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब इनके रिलीज होने के बाद में जो कुछ दिन हो सकता है, मतलब कुछ दिन इनको लग सकते हैं अपना कार्य करने में। ठीक है। और सबसे फास्ट आपको पता है कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन हार्मोन, जिनके अंदर अपने थायराइड हार्मोन और एड्रिनल मेडुला की हार्मोन, जिनको केटाकोलामाइन बोला, वो होते हैं। ठीक है। तो अब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, ब्रीफली अब अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्डोस्टेरोन की, जो जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होने वाला मिनरलोकोर्टिकोइड है एल्डोस्टेरोन के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार का लाइफ सेविंग हार्मोन है। अगर कोर्टेक्स की ही बात कर ले, अगर एड्रिनल ग्लैंड अगर किसी व्यक्ति में नहीं होगी तो वो काफ़ी दिन तक जी नहीं पाएगा।
वो उसकी डेथ हो जाएगी 3 से लेके 20 दिन के दरमियान, मैक्सिमम 20 डेज हो सकते हैं, 20 डेज के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स होते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, मिनरल क्या कर रहा है, मिनरल होम्योस्टेसिस कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बोल सकते हैं, या अपन ने इसको क्या बोला, मिनरल होम्योस्टेसिस। क्या बोला, मिनरल होम्योस्टेसिस। तो मिनरल होम्योस्टेसिस का काम एल्डोस्टेरोन का, कैसे काम करता है मिनरल एल्डोस्टेरोन मिनरल होम्योस्टेसिस का। देखो हैस्ट अपॉन जो बात आएगी कि ये रिलीज कब होगा, ये भाई साहब कब रिलीज होंगे एल्डोस्टेरोन, जब भी सूखा पड़ेगा, जब भी क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, ड्राई। इट मीन्स बॉडी के अंदर जब कभी भी पानी की कमी होगी, जब कभी भी ब्लड वॉल्यूम कम होगा, वाटर कम होगा, बीपी कम होगी, मतलब वेन एवर डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, या फिर कोई भी हेमरेज की कंडीशन है, क्या है, हीमोरेज, हेमरेज यानी ब्लीडिंग, जब कभी भी कोई ब्लीडिंग हो, जब कभी भी बीपी डिक्रीज हो, जब कभी भी क्या हो, वाटर और सोडियम का लेवल डिक्रीज हो, तो उन कंडीशन में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, जब कभी भी क्या हो, बीपी डिक्रीज हो, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो, हेमरेज हो और सोडियम का लेवल डिक्रीज होता है, तब क्या होता है, ये भाई साहब उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, ये रिलीज़ होते हैं। अब रिलीज़ कैसे होता है, दो कंडीशन हो सकती है रिलीज़ होने की, कि जब कभी भी क्या हो, बॉडी में सूखा पड़ता है, तो एक तो इनको रेगुलेट करने वाला हार्मोन था एड्रिनोकोर्टिकोइड हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, पढ़ा था ना, ACTH, ACTH रिलीज होगा जब कभी भी क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, ड्राइनेस होगी, सूखापन होगा, है ना, तब ये एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, और ये एल्डोस्टेरोन एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन, क्योंकि हाइपोथैलेमस मैसेज करता है एड्रिनल ग्लैंड को, तो कोर्टिकोट्रोप्स सेल एड्रिनल ग्लैंड की कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, एंटीरियर लोब से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। मैसेज आया हाइपोथैलेमस से, कोर्टिकोट्रोप सेल स्टिमुलेट हुई, उसने ये सिक्रेट किया, ये गया किस पे, इस पे अपनी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, और एड्रिनल ग्लैंड में सिर्फ कोर्टेक्स हार्मोन को रिलीज कराएगा, ओनली कोर्टेक्स, क्योंकि क्या है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, मतलब ट्रोपिन मतलब रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीज करवाने का काम करेगा ये, कोर्टिकोट्रोपिन मतलब कोर्टेक्स के हार्मोन्स को रिलीज करवाने का काम करता है। कौन करता है, ये एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इसके अलावा ये क्या करता है, रास सिस्टम एक्टिवेट करता है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है रास सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बोलते हैं इसको, रास, RAS, रास सिस्टम। क्या होता है, जब कभी भी क्या हो, डिक्रीज होती है बीपी, ये सब जो भी अभी मैंने कंडीशन की है ना, बीपी डिक्रीज है, हेमरेज है, या फिर क्या है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है, तब क्या होता है, एक प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है। ये क्या है, एंजियोटेंसिनोजन क्या है, लीवर के द्वारा बनाया जाने वाला एक क्या है, एंजाइम है। एंजियोटेंसिनोजन लीवर के द्वारा बनाया जाने वाला एक एंजाइम है, जो ब्लड के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एंजियोटेंसिन उस पर एक्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम है जो कि काम करता है, एंजियोटेंसिन ये ब्लड प्रोटीन है, एक क्या है, ब्लड प्रोटीन है, और ये क्या है, लीवर द्वारा रिलीज हुआ एक एंजाइम है। ये इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन को क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर, एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर किसकी प्रेजेंस में, एक होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ECE,
ACE लंग द्वारा रिलीज होने वाला एक एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, और ये क्या करता है एंजियोटेंसिन सेकंड। इसके दो काम है एंजियोटेंसिन सेकंड के, एंजियोटेंसिन सेकंड के दो काम है। एक तो क्या करेगा ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, एक क्या करेगा ये जो एड्रिनल कोर्टेक्स है या एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। क्या करेगा रिलीज करवाएगा। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा सोडियम प्लस वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देगा, इसको क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। दो तरीके से, एक तो रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ एंजियोटेंसिन नोजन के द्वारा, इसके अलावा यहीं से क्या होता है मैसेज जाएगा, जब कभी भी ऐसी स्थिति होगी जब बीपी डिक्रीज होगी तो यहीं से मैसेज जाएगा एंजियोटेंसिन वगैरह से, वो जाएगा हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस फिर इंडिकेट करके वहाँ से रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वहाँ से एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज करवा देगा, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH जिसको अपन बोलते हैं वो रिलीज कराएगा। CRH जाएगा किसके पास पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वो ACTH रिलीज करेगा और ACTH एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। अब ये सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे करता है अपन उसके बारे में बात करते हैं। सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ये कैसे करता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। कैसे करेगा मैं बताता हूँ। किडनी याद है, किडनी अपन बात करें कि किडनी की स्ट्रक्चर जो याद है कि किडनी में अपन ने पढ़ा था, ये बोमैन कैप्सूल, याद है ना, बोमैन कैप्सूल से PCT लूप ऑफ हैनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ओके, ये हो गई कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है बोमैन कैप्सूल, यहाँ पे क्या होता है ग्लोमेरुलस होता है। क्या होता है ग्लोमेरुलस में ब्लड कैपिलरीज आती है एफरेंट, यहाँ पे क्या होते हैं छोटे छोटे पोर्स 0.5 माइक्रोमीटर के, 0.1 माइक्रोम के, 0.1 माइक्रोम के स्लिट पोर या फेरिस्ट्रेटेड पोर्स बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है फिल्टर होता है ब्लड में से, यहाँ से छोटे अमाइनो एसिड्स, इसके अलावा वाटर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो, प्रोटीन यहाँ से नहीं रिलीज होती, प्रोटीन यहाँ से फिल्टर नहीं होती, वो अंदर रहती है, वो आते हैं यहाँ पे, यहाँ से PCT, ये PCT से फिर जाते हुए DCT, लूपो पहले से यहाँ DCT, और DCT से अगर कलेक्टिंग डक्ट में चले गए तो ये यूरिन का पार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना कलेक्टिंग डक्ट पे जाते ही यूरिन का पार्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक भाई साहब आते हैं एल्डोस्टेरोन, भाई साहब आते हैं, कौन आता है एल्डोस्टेरोन स्पाइक के साथ भाई साहब आते हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं यहाँ पे एक्शन करते हैं, किस पे DCT पे, क्योंकि अगर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वो जो पार्ट है यूरिन जो यहाँ पे फिल्टर है वो अगर कलेक्टिंग डक्ट में चला गया तो वो यूरिन का पार्ट हो जाएगा। तो ये एल्डोस्टेरोन आते हैं, ये क्या करते हैं DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स पे क्या करते हैं सोडियम और पोटेशियम जो चैनल है उनको बढ़ा देते हैं, सोडियम जो पोटेशियम चैनल वो बढ़ा देते हैं। अब देखो सोडियम पोटेशियम चैनल के बारे में बात की थी अपन ने किसके अंदर, थायराइड हार्मोन के अंदर, कि वो भी सोडियम पोटेशियम चैनल बनाते हैं ATP प्रोड्यूस करने के लिए। तो सोडियम पोटेशियम चैनल जैसे बढ़ेंगे तो 3 सोडियम क्या होंगे, 200 सोडियम क्या जाएंगे बाहर की तरफ और पोटेशियम अंदर की तरफ, मतलब अपने पढ़ा था ना 3-2 सोडियम और पोटेशियम, कि सोडियम को ये बाहर फेंकता है, मतलब सोडियम को अब ये जो एफरेंट के ब्लड है उसके अंदर भेज देगा, यहाँ पे जो एफरेंट ब्लड है उसके अंदर भेज देगा, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है। ये क्या है आने वाला ब्लड, ये किडनी से फिर जाने वाला ब्लड, ठीक है। तो ये क्या करेगा सोडियम को क्या करेगा इधर भेज देगा, इसके साथ ही वाटर को भी, क्योंकि सोडियम और वाटर खास दोस्त होते हैं, जहाँ सोडियम वहाँ वाटर। जैसे अपन ने वेसोप्रेसिन पढ़ा था कि वेसोप्रेसिन या ADH सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, जबकि ये एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन करेगा। ये क्या करेगा सोडियम को तो इस इफ्रेंट में भेज देगा और पोटेशियम को इधर भेज देगा। तो पोटेशियम का तो क्या करेगा ये एक्सक्रीशन करेगा और सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, जिससे BP वापस मेंटेन हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम वापस बढ़ जाएगा। ओके,
मतलब सोडियम पोटेशियम पंप को बढ़ाया, बढ़ाने से क्या किया, सोडियम 3 अंदर, पोटेशियम 2 बाहर, नहीं पोटेशियम 2 सेल के अंदर और सोडियम सेल से बाहर। वैसे ये क्या किया इसने, इसके अंदर छोड़ दिया पोटेशियम को और सोडियम को डाल दिया इस ब्लड के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा इफरेंट में और इधर से पोटेशियम एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरोन अपना काम ऐसे करता है कि डीसीटी पे एक्शन करता है, वहाँ पे सोडियम जो पोटेशियम पंप है उनको बढ़ा देता है और सोडियम पोटेशियम पंप ये काम करेंगे। इसके अलावा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसने क्या किया, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया, बीपी मेंटेन की, पोटेशियम का इसने क्या कर दिया, एक्सक्रीशन कर दिया, पोटेशियम को इसने क्या कर दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा ये क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ से हाइड्रोजन आयन होता है उसको भी बाहर निकालता था कि एसिडोसिस की वो कंडीशन हो उससे प्रिवेंट किया जा सके। तो ये काम किसका होता है, एल्डोस्टेरोन का। ये लाइफ सेविंग हार्मोन है क्योंकि ये बीपी को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया कि एल्डोस्टेरोन की मैकेनिज्म क्या होती है। उसके बाद में जो सेकेंड लेयर है उसके बारे में बात करेंगे अपन। एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो सेकेंड लेयर है उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड है जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। देखो जोना फेसिकुलेटा है, इससे जो रिलीज होने वाला हार्मोन है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसका क्या काम होता है, ग्लूकोज का क्या करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन ये पैदा कर सकता है। ये क्या करेगा, जो मतलब ग्लूकोज होम्योस्टेसिस बोल सकते हैं कि ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में ये मदद करता है। अब दिमाग में बात आता है कि उनको होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में तो पेनक्रियाज से, आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज कर रही है। तो इस भाई साहब को क्या ज़रूरत है, इसको बीच में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है कि ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस ये करवाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको जो बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, इसको एक बात बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। देखो इमरजेंसी और स्ट्रेस कंडीशन अलग अलग है। स्ट्रेस का मतलब होता है बॉडी का जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है, जो भी सूटेबल एनवायरनमेंट है, जो भी बॉडी कंफर्ट जोन है उससे अगर बाहर निकल गई। जैसे अभी मुझको काफ़ी गर्मी लग रही है तो ये क्या है, स्ट्रेस की कंडीशन है। मुझको काफ़ी सर्दी लग रही है, स्ट्रेस की कंडीशन है। आपको याद नहीं हो रहा, स्ट्रेस की कंडीशन, आपकी कॉलेजेस नहीं ओपन हो रही, स्ट्रेस की कंडीशन है। आपकी जेब में पैसे नहीं है, स्ट्रेस की कंडीशन है। लेकिन आपके सामने अचानक जोर से तेज़ी से गाड़ी आती है और अचानक से आप साइड में होते हो कि बाल बच गया, वो होता है इमरजेंसी कंडीशन। आप मरने से बचे बार, वो होता है इमरजेंसी कंडीशन। तो स्ट्रेस और इमरजेंसी दो अलग कंडीशन है। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये स्ट्रेस को मेंटेन करने का काम करता है। ये मेंटेन करने के लिए क्या करता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगा। ग्लूकोज का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगा कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कैसे करेगा, ये लीवर के पास जाएगा, ये लीवर के पास जाएगा। लीवर के पास ग्लाइकोजन जो स्टोर है उसको तोड़ देगा ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ये काम अपन ने पहले पढ़ चुके हैं थायराइड के अंदर भी, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर, जिसको अपन ने क्या बोला, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये क्या करेगा, यहाँ पे वो प्रोटीन को नहीं तोड़ रहा, ये प्रोटीन को भी तोड़ेगा, ये फैट को भी तोड़ेगा, लिपिड या फैट को, लिपोलाइसिस या प्रोटियोलाइसिस भी करेगा। दोनों से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो उसको बोला ग्लाइकोजिनोलाइसिस और इसको बोला ग्लूकोनियोलाइसिस। अगर प्रोटीन या फैट से, क्योंकि नई चीज़ से नया जो ग्लूकोज बनता है, ये तो स्टोर फॉर्म है, न्यू ग्लूकोज नहीं है। तो न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, लाइक प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, उसको बोला ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनना। जबकि ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज में वो है ग्लाइकोजन लाइसिस, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन फॉर्मेशन करेगा, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। अपन ने पढ़ा था ना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता कौन है, थायराइड हार्मोन बढ़ाता है ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकागोन भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो काफ़ी सारे हार्मोन होते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं और ये भी हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा सेल के अंदर जो एमाइनो एसिड्स है, एम्पोटेरिक मॉलिक्यूल है एक प्रकार का, उसके रीअपटेक को डिक्रीज करता है। रीअपटेक होता है उसको डिक्रीज करता है, किसके अंदर, इनटू सेल। सेल के अंदर एमाइनो एसिड्स के रीअपटेक को ये डिक्रीज करने का काम करता है।
तो ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है ये, ग्लूकोज का प्रोडक्शन, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। कैसे, ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन है। बॉडी को स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर क्या कर रहा है ये, स्ट्रेस से बचाने के लिए और तो कुछ कर नहीं सकता, ये ग्लूकोज दे रहा है कि आप बॉडी की सेल्स को अगर बराबर एनर्जी मिलेगी तो वो स्ट्रेस से लड़ पाएगी, ठीक है, वो इफेक्टिवली काम कर पाएगी। तो एक काम तो इसका ये होता है कि ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो एक चीज़ तो ये याद रखना कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज का प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन अपन को किस लिए चाहिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, कि स्ट्रेस से लड़ने के लिए बॉडी को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किस लिए, किससे मिलेगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एटीपी मिलेगी, एटीपी सेल के पास जाएगी और एनर्जी जनरेट होगी। जब भी एनर्जी जनरेट होगी तो ओवर हीट नहीं हो जाए। जब एटीपी जनरेट होगी तो ओवर हीट ना हो जाए, इसलिए ये हार्मोन स्ट्रेस को मेंटेन करता है। एक चीज़, स्ट्रेस को मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन कैसे करेगा, ये करेगा ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। ये ग्लूकोज काम आता है ऑक्सीजन और के साथ मिलके एटीपी प्रोड्यूस करने में। तो एटीपी क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है। जब भी एटीपी जनरेट होती है तो बॉडी में हीट होती है, तो बॉडी को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। लेकिन बॉडी कहीं ओवर हीट नहीं हो, इसलिए ये क्या कराएगा, बॉडी से स्वेटिंग भी कराएगा ताकि बॉडी ओवर हीट नहीं हो। इसके अलावा ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी ये करता है। कैसे करता है कि ये क्या करता है, जो मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल से रिलीज होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन करता है वेजोडाइलेशन और जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ऐसा काम करता है हिस्टामिन। एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब जो स्टिमुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर उस प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो मास्ट सेल से रिलीज होता है, ये है मास्ट सेल, और यहाँ से रिलीज होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, दो रिस्पॉन्स करता है। एक वेजोडाइलेटर, वेजोडाइलेशन, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन के अलावा ये क्या करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, अस्थमा, ब्रोंको स्पाज्म होता है ना, तो ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है। अब हिस्टामिन रिलीज हुआ मास्ट सेल से, लेकिन यहाँ पे कौन आएगा, ये भाई साहब आएंगे, कौन से, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये मास्ट सेल कौन सी है, मास्ट सेल बेसोफिल, एक प्रकार की WBC क्या है, मास्ट सेल का पार्ट है। मास्ट सेल एक WBC है जो है बेसोफिल। तो इसने क्या किया, इस बेसोफिल को क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया, इसको इनिबिट कर दिया। किसने, इस ग्लूकोकोर्टिकोइड ने। ध्यान से सुनना, मास्ट सेल होती है बेसोफिल, बेसोफिल एक प्रकार की WBC है, तो इसने इस WBC को इनिबिट कर दिया। पहली बात तो यहीं पे समझ लो कि WBC इनिबिट हो गई तो क्या हो गया, इसने इम्यून, WBC क्या करती है, बॉडी डिफेंस का काम करती है, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इसने क्या कर दिया, इम्यून सप्रेशन, इम्यून सप्रेशन, ग्लूकोकोर्टिकोइड ने कर दिया इम्यून सप्रेशन। एक तो यहीं पे कर दिया, एक इसने मास्ट सेल को इनिबिट कर दिया, तो मास्ट सेल ने रिलीज नहीं किया हिस्टामिन, तो हिस्टामिन नहीं रिलीज होगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, वेजो डायलेशन नहीं होगा। तो इसका काम क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करना। ग्लूकोकोर्टिकोइड का काम क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करना। इसके अलावा एलर्जी से बचा रहा है, हिस्टामिन को रोक रहा है तो एलर्जी से बचा रहे थे, इसको बोल सकते हैं अपन एंटी एलर्जिक रेस्पॉन्स। तो ये एंटी एलर्जिक रेस्पॉन्स देता है, ये इम्यूनो सप्रेशन का रेस्पॉन्स देता है। इसके अलावा ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब एंटी इन्फ्लामेशन कैसे करता है, इन्फ्लामेशन को कैसे कम करता है, मैं बता रहा हूँ मैं कि इसने क्या कर दिया, हिस्टामिन क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेजो डायलेशन करता है, और जो वेस्कुलर परमेबिलिटी उसको बढ़ाता है, जिससे सेल से फ्लूइड बाहर निकलता है और इडीमा हो जाती है। लेकिन ये ऐसी कंडीशन नहीं होने देता, इसलिए इसको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसमें काम में लिया जाता है। जितने भी प्रकार के इन्फ्लामेशन होते हैं वहाँ पे अपन यूज करते हैं ना स्टेरॉइड्स, जैसे प्रिडनिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, वो एक प्रकार के एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेशंस होते हैं। तो अपन बता सकते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या होते हैं, इम्यूनो सप्रेशन। ये इम्यूनो सप्रेशन होते हैं। कैसे हुआ कि इसने WBC को सप्रेस कर दिया। इसके अलावा ये क्या और कैसे इम्यूनो सप्रेशन होता है, ये क्या होते हैं, जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड
टिश्यू अर्थात लिम्फ नोड्स और थाइमस क्या है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन है जो टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में मदद करती है। तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, इन दोनों लिम्फोइड टिश्यू अर्थात लिम्फ नोड और थाइमस को क्या कर दिया इसने, इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट। अब ये इनहिबिट हो गया तो क्या हुआ, ये टी लिम्फोसाइट यहाँ पे आता है थाइमस में, और थाइमोसिन यहाँ पे एंजाइम होता है, थाइमोसाइट सेल द्वारा रिलीज होता है, वो थाइमस टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है। अब यहाँ पे इसको इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड लिम्फोसाइट लेवल। कौन सी लिम्फोसाइट होगी, टी लिम्फोसाइट। ब्लड लिम्फोसाइट लेवल, ब्लड के अंदर जो टी लिम्फोसाइट है उसका लेवल को क्या कर दिया, कम कर दिया। और लिम्फोसाइट्स क्या करती है, मैंने बताया था, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट टी किलर, टी हेल्पर, टी मेमोरी, तो इम्यूनिटी का काम करती है ये सेल्स। तो इसने क्या कर दिया, इस इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया। किसने कर दिया, इस ग्लूकोकोर्टिकोइड ने। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि इसने क्या किया, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, जिससे क्या हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया। इसके अलावा इसने क्या किया, ये WBC है, इसको जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होता है, जहाँ पे भी एलर्जन आता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इडिमा, ये सब देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन कहाँ होगा, जहाँ पे एलर्जन आएगा, बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल होगा, तो एलर्जन आता है वहाँ पे WBC जाती है, WBC इन्फ्लामेशन करवाती है, तो इसको WBC को उस अफेक्टेड साइड पे जाने से, माइग्रेट होने से रोकता है। ये क्या करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी क्या करेगा, एक तो करेगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वेस्कुलर जो फ्लूइड है उसको सेल से बाहर नहीं जाने देगा, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। एक क्या करेगा ये, एक क्या करेगा ये, एक ये करेगा डिक्रीज माइग्रेट ऑफ WBC, जहाँ पे भी लगेगी, जहाँ पे भी अफेक्टेड साइड होगी वहाँ पे माइग्रेट नहीं होने देगा। इफेक्ट साइड अफेक्टेड साइड पे WBC को जाने नहीं देगा। इस हिसाब से ये क्या कर रहा है, ये ऐसा काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये करता है पाइलो इरेक्शन का मतलब होता है जो अपने बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उनको क्या करना, इरेक्ट करना। वो मेन काम इसका नहीं होता, वैसे मेन काम वो एड्रीनलिन हार्मोन्स का होता है, इसका तो न के बराबर या माइनर, तो इसको अपन यहाँ वहीं पे पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अलावा ये माइल्ड मिनरलोकोर्टिकोइड का काम करता है, क्योंकि सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में थोड़ा बहुत मदद करता है ये ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो माइल्ड मिनरलोकोर्टिकोइड माइल्ड मिनरलोकोर्टिकोइड का काम करता है। इसके अलावा ये अफेक्ट करता है किडनी और लंग, हार्ट पे, अफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रीनल सिस्टम या किडनी। अब ये कैसे करता है, ये मेरे लिए इडियोपैथिक है, मेरे लिए ओनली। CVS और किडनी के ऊपर भी ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये सब चीज़ें अपन को याद में रखनी है। अब देखो WBC का अगर लेवल कम हो जाएगा तो हीलिंग की जो प्रोसेस है वो भी डिले हो जाएगी, हीलिंग भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, हीलिंग की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो ऐसा काम इसका होता है। अब बात करते हैं, इसका इतना काम हो गया, काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली इसके बारे में। अब तीसरा जो हार्मोन है उसके बारे में बात करते हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला। इसने क्या क्या काम किया, एक एक काम मैंने बता दिया कि इसने क्या काम किया। सबसे पहले स्ट्रेस मेंटेन करने का काम, ग्लूकोज का प्रोडक्शन इसने बढ़ाया। ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, ATP का प्रोडक्शन किया, ATP से एनर्जी मिली, एनर्जी से स्वेटिंग आई। स्वेटिंग के अलावा इसने क्या किया, जो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम किया, इन्फ्लामेशन को कम किया, इसने एंटी एलर्जी का काम किया। इसके अलावा इसने काम क्या किया, इसके अलावा इसने काम किया जो क्या बोलते हैं इसको, हीलिंग को डिले कर दिया। तो काफ़ी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। तीसरा है सेक्स हार्मोन जो कि DHEA एंड्रोजन सेक्स हार्मोन, मतलब एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन, जिसके अंदर DHEA
डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, DHEA डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ये क्या करते हैं, मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर टिल प्यूबर्टी ये ऐसा हार्मोन होते हैं DHEA, ये इफेक्टिव करते हैं एज ए टेस्टोस्टेरोन, मेल के अंदर काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब देखो क्या होता है, ये DHEA ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को करता है। तो मेल के अंदर तो ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल को कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। फीमेल के अंदर DHEA जो एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है, ये क्या हुआ, DHEA एंड्रोजन होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन लाइक एक्शन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करेंगे। फीमेल में ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। समटाइम्स क्या होता है, जब एंड्रोजन का लेवल फीमेल में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं विरिलिज्म, उसको बोलते हैं विरिलिज्म। फीमेल्स के अंदर क्या होना, एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाना, अर्थात DHEA का लेवल बढ़ जाना। विरिलिज्म जब फीमेल्स में होगा तो क्या होगा, फीमेल्स के जो ब्रेस्ट होंगी उनकी एट्रोफी हो जाएगी, ब्रेस्ट की सेल छोटी हो जाएगी, ब्रेस्ट छोटे हो जाएंगे। इसके अलावा क्लाइटोरिस जो कि पेनिस का क्या है, एनालॉग है, तो क्लाइटोरिस की साइज़ बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, जो मस्कुलिन जो सिम्टम्स हैं, मेल्स में जो मस्कुलिन सिम्टम्स आते हैं वो फीमेल्स में आने लग जाएंगे, बॉडी मर्दों की तरह उसकी हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, उसके अंदर जो दाढ़ी मूंछ का आना, हर्सुटिज्म, एक्सेसिव हेयर ऑन बॉडी ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन, तो ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। तो ये है सेक्स हार्मोन। तो हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है उसके बारे में अपन ने बात कर ली। उसके बाद में अपन बात करेंगे कॉर्टेक्स के हार्मोन अगर कम या ज़्यादा हो, अगर इनके जो नॉर्मल लेवल है उनमें कुछ अल्ट्रेशन आ जाए, कुछ डेविएशन आ जाए तो क्या होता है। अगर क्या हो, ये कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और इनको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी। ये कौन है इसको कंट्रोल करने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं इसका लेवल अगर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और लेवल डिक्रीज हो जाए, तो दो डिजीज होगी, इंक्रीज और डिक्रीज से। अगर इंक्रीज होगा तो होगा कसिंग सिंड्रोम। अब देखो, और कसिंग सिंड्रोम के अगर बारे में बात करें तो देखो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सबसे महत्वपूर्ण काम का क्या था, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। जैसे थायराइड ग्लैंड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रही थी, लेकिन वो प्रोटियोलाइसिस नहीं कर रही थी, वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रही थी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ करवा रही थी वो फिजिकल ग्रोथ करवा रही थी, मेंटल ग्रोथ करवा रही थी वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। लेकिन इसको सिर्फ हार्मोन्स का लेवल बढ़ाना है, इसको नहीं पता किस लिए बढ़ा रहे हैं, सिर्फ बढ़ा रहे हैं। ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ाना इसका काम है। ठीक है, जबकि ग्रोथ हार्मोन था वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, जो कि इंसुलिन क्या एक फ्यूल की तरह कैरी करता है ग्लूकोज को, वैसे बोन्स की मसल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, वो मेंस बोन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जिसको अपन ने क्या बोला था, स्ट्रेस हार्मोन, अपन ने क्या बोला, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोला था अपन ने इसको कि ये क्या कर रहा था, जो भी बॉडी के लिए सूटेबल, फेवरेबल या जो कंफर्टेबल कंडीशन है, कंफर्टेबल जो जोन है, उससे अगर बॉडी बाहर जाती है तो बॉडी को स्ट्रेस में चली जाती है। जैसे अपन काफ़ी ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में, हॉट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो स्ट्रेस है बॉडी के लिए, क्या कोल्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं तो है वो स्ट्रेस है बॉडी के लिए। तो ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। क्यों, वहाँ पे जब भी स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो बॉडी के लिए सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इंक्रीज़ करती है ग्लूकोज का लेवल, और वो ऑक्सीजन के साथ बढ़ के ATP प्रोडक्शन कराता है, बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। तो अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल इंक्रीज़ हो तो एक हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस। क्यों, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा ज़्यादा इंक्रीज़। इसके अलावा एक होगा बफेलो हम्प। ये डिजीज़ कौन सी है, कसिंग सिंड्रोम, जहाँ पे ऐसा होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, बस क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ रहा है, इस वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़े हुए होने की वजह से ये डायबिटीज़ करा सकता है। बफेलो हम्प मतलब जो आपका सर्वाइकल रीजन है,
जो आपका स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के अंदर क्या है, सर्वाइकल रीजन है। मान लिया ये सर्वाइकल रीजन है, तो सर्वाइकल रीजन में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सर्वाइकल रीजन में ऐसा कुछ फेट का उभार आ जाएगा, इसको बोले भाई बफेलो हम्प। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्क्लेरोलियोसिस, कि वहाँ पे क्या हो रहा था, कर्वेचर, वो लंबार सेक्रल रीजन पे हो रहा था, ये सर्वाइकल रीजन पे होता है। वो लंबार सेक्रल रीजन पे हो रहा था, ये सर्वाइकल रीजन पे हो रहा है। वहाँ पे काइफोसिस में क्या हो रहा था, कुबड़ लाइक आउटवार्ड कर्वेचर हो रहा था, लोडोसिस में इनवार्ड कर्वेचर होता और स्केलोलियोसिस में लेटरल कर्वेचर हो रहा था स्पाइनल कोड का। लेकिन यहाँ पे सर्वाइकल रीजन है, वो लंबार सेक्रल रीजन था, वहाँ पे स्पाइनल कोड का कर्वेचर हो रहा था, यहाँ पे कुछ सर्वाइकल रीजन पे कुछ उभार आ जाएगा फेट की वजह से, ठीक है। इसके अलावा मून लाइक फेस हो जाएगा, क्योंकि फेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी मुँह पे, तो मून लाइक फेस हो जाएगा, मून लाइक फेस हो जाएगा फेट इंक्रीज होने की वजह से। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है कि कसिंग सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, कि एक डायबिटीज़, एक बफेलो हम्प, इसके अलावा रेड फेस, एकदम चीक होगा वो आपके रेड हो जाएंगे, चीक्स होंगे वो रेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आरबीसी का प्रोडक्शन कराने में मदद करते हैं। ज़्यादा आरबीसी बनेगी ज़्यादा कोर्टिकोस्टेरॉइड के लेवल की वजह से, इसलिए मुंह लाल हो जाएगा, फेट का डिपोजिशन हो जाएगा फेस पे, ठीक है। तो बफेलो मून लाइक फेस हो जाएगा, जैसा क्वाशोरकोर में आदमी के अंदर एनर्जी की कमी आती है, लेकिन फेस में क्या हो जाता है, मून लाइक फेस हो जाता है, फेस में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा अगर डिक्रीज़ हो जाए तो होता है एडिसन डिजीज़, कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल अगर डिक्रीज़ हो जाए तो एडिसन डिजीज़ देखने को आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो क्या होगा, सेलुलर अपटेक कम होगा, वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा, तो एनीमिया हो जाएगा। कोर्टिकोस्टेरॉइड सारे मिला के माइल्ड वो मिनरलोकोर्टिकोइड का काम कर रहे थे, मतलब सोडियम और वाटर का रिटेंशन कर रहे थे, माइल्ड मिनरलोकोर्टिकोइड का एक्शन दिखा रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम की कमी आ जाएगी, इस वजह से क्या हो जाएगा, नेट्रीमिया। इसके अलावा हाइपरकेलीमिया, पोटेशियम का अंदर स्टोरेज बढ़ जाएगा, हाइपरकेलीमिया। इसके अलावा ये क्या करता है, मिनरलोकोर्टिकोइड का काम करता है, तो मतलब वाटर का भी रिटेंशन करेगा, तो वाटर का रिटेंशन नहीं हो पाएगा क्योंकि कमी है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। मतलब समझे, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ग्लूकोज का लेवल कम हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया, इसको ही बोल दिया अपन ने हाइपोग्लाइसीमिया। और इसका एक कार्डिनल साइन होता है, उसमें क्या होता है, स्किन कैसी हो जाती है, ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं डार्क ब्रोज्ड स्किन, डार्क ब्रॉन्ज स्किन। ये स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन होता है, क्योंकि मेलानिन का रिलीज ज़्यादा होता है, तो स्किन का क्या हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन। मेलानिन की रिलीज की वजह से स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जिससे स्किन हो जाती है डार्क ब्रॉन्ज स्किन। ये इसका क्या है, क्लासिकल साइन। किसका, एडिसन डिजीज़ का क्लासिकल कोई साइन पूछे तो ये क्लासिकल साइन है, ठीक है। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो और दूसरा इसमें अपन ने पढ़ा था कि क्या हो रही है, ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, लेकिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आएगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एलर्जी का, एंटी एलर्जी का काम करता है। लेवल डिक्रीज हो गया है तो एलर्जी के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इस इन्फेक्शन के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाओगे, यू आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के चांस रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा था, WBC कोर एग्रीगेट नहीं हो रहा था, माइल्ड इम्यूनोसप्रेशन था, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, इसका लेवल और कम हो गया, तो ये इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगा।
इसके अलावा अगर बात करें एडिसन डिजीज़ के कारण की क्या कोज हो सकते हैं, तो कोज मैं बताता हूँ कि कोज इसका क्या होगा एडिसन डिजीज़ का। एक होती है हशीमोटो डिजीज़, हशीमोटो डिजीज़ जिसको अपन वेलेस डिजीज़ बोलते हैं, जिसको अपन डार्लिंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। हशीमोटो डिजीज़, वेले डिजीज़, डार्लिंग डिजीज़, काफ़ी फेवरेट नाम है आपका, डार्लिंग डिजीज़। जिसको अपन क्या बोलते हैं हशीमोटो डिजीज़। इसको वेले डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, इसको ओवे डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी नाम है इसके, जिसकी वजह से क्या होता है एडिसन डिजीज़ होने के चांस रहते हैं। हशीमोटो डिजीज़, डार्लिंग डिजीज़, वेले डिजीज़, ठीक है, ये किसी फंगल की वजह से होता है। हशीमोटोसिस जो कैप्सुलेटरम है उस फंगल की वजह से, हशीमोटोसिस कैप्सुलेटरन, कैप्सुलेटरन, इस फंगाई की वजह से क्या होता है ऐसा डिजीज़ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, इस कारण मेन कारण ये रहेगा उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल डिक्रीज होगा तो एडिसन डिजीज होगी, जिसके पीछे का कारण ये रहेगा। अब बात करेंगे मेडुला के बारे में, इसके बारे में एड्रिनल मेडुला के बारे में, जहाँ पे क्या हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, 20% टोटल एड्रिनल ग्लैंड का हिस्सा होता है वो मेडुला होता है। ये तो क्या है एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा, और ये तीन तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हिस्से हैं, और ये मेडुला है। 20% हिस्सा जो मेडुला का होगा, मेडुला एड्रिनल ग्लैंड का इनर पार्ट है, एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 20% टोटल एड्रिनल ग्लैंड का कितना हिस्सा है, 20% हिस्सा एड्रिनल मेडुला रहेगा। और ये दो प्रकार, तो ये क्या दो प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है एड्रिनल मेडुला। एक तो होती है फियोक्रोम सेल, फियोक्रोम सेल, एक होती है क्रोमोफिल, क्रोमोफिन। दो प्रकार की सेल होती है फियोक्रोम और क्रोमोफिन सेल। इन दोनों से मिलकर ये 20% जो टोटल एड्रिनल ग्लैंड का हिस्सा है अर्थात एड्रिनल मेडुला वो बना हुआ होता है, और ये रिलीज़ करता है केटाकोलामाइन, केटाकोलामाइन। ये केटाकोलामाइन जिसको अपन बोलते हैं एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। एक अलग अलग नाम इसके एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, जिसमें एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन बोल सकते हैं, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन बोल सकते हैं। अब बात करें इनके कामकाज की और इसको कौन कंट्रोल करता है, तो देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन थे उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोला था, एड्रिनोकॉर्टिकोकॉइड हार्मोन बोला था, क्योंकि उसको एसीटीएच कंट्रोल कर रहा था, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रही थी, और उनको स्ट्रेस हार्मोन बोला गया। लेकिन ये इमरजेंसी हार्मोन है, ये जो एड्रीनलिन एपिनेफ्रिन है, केटाकोलामाइन ही लिख लेते हैं अपन डायरेक्ट, केटाकोलामाइन। इनको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है, सेरिब्रम करता है अपना, ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, सेरेब्रम कंट्रोल करता है, अपना नर्व सिस्टम करता है, नर्व सिस्टम करता है अपना कंट्रोल इनको। ब्रेन एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी क्या है, माइंड, माइंड किसके द्वारा कंट्रोल होता है, नर्व सिस्टम के द्वारा, और नर्व सिस्टम का पार्ट है सेरिब्रम, ओके। तो ये कंट्रोल करता है जब कभी भी इमरजेंसी कंडीशन हो, एक तो स्ट्रेस कंडीशन थी, एक इमरजेंसी। इमरजेंसी पीछे, इमरजेंसी से समझे तो आपके पीछे एक कुत्ता दौड़ रहा है, या फिर अचानक कोई गाड़ी आती है वो आपके अंदर आ रही काफ़ी तेज़, तो आप डर जाते हो, अचानक वो एक के टक्कर मार दिया और आप साइड में हो जाते हो, आप बाल बच जाते हो, तो आपको लगता है हे भगवान आज तो बच के।
मतलब काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी स्थिति, मतलब कुछ पल में ये हार्मोन रिलीज होते हैं और तुरंत ही एक्शन करते हैं विद इन सेकेंड्स, क्योंकि ये हार्मोन्स होते हैं केटाकोलामाइन, जो कि अपने पढ़ा था एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन, और ये एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि सेल के मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं और तुरंत एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, केटाकोलामाइन्स। तो ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, ये तुरंत जब कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अचानक कुछ ऐसी घटना घटित होती है, जैसे आपके पीछे शेर आ गया, आप अचानक दौड़ते हो, आपके आगे से काफ़ी अनकंट्रोल एक कोई व्हीकल आ रहा है तो आप अचानक साइड में होते हो, है ना। तो ऐसी स्थितियाँ जब आपको सामना करना पड़ता है तो इनको इमरजेंसी सिचुएशन बोलते हैं। और इस कंडीशन में ये केटाकोलामाइन रिलीज होते हैं, ब्रेन मैसेज देते हैं, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है सिंपैथेटिका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे स्टिमुलेट होगा जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी। लाइक आपके पीछे कोई बुल दौड़ रहा है, आपके पीछे कोई शेर दौड़ रहा है, कोई भी लायन या टाइगर जो भी है, कोई अनकंट्रोल गाड़ी आपके सामने से आ रही है अचानक बहुत तेज़ी से, तो उसको सिचुएशन को बोलेंगे इमरजेंसी सिचुएशन। उस सिचुएशन में नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा और सिंपैथेटिक रिलीज़ करवाएगा किसको, एपिनेफ्रिन को, एड्रिनल मेडुला पे एग्जैक्टली कंट्रोल ऐसे होता है। एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाएगा और ये एपिनेफ्रिन क्या करेगा, इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, काफ़ी, जैसे आपके पीछे शेर दौड़ रहा है तो आप काफ़ी तेज़ दौड़ने की कोशिश करोगे, इस सिचुएशन ऐसे तो क्या हुआ, एक देखो पहली कंडीशन, आप जैसे ही आपके पीछे कुछ भी आगे से तेज़ गाड़ी आ रही बहुत तेज़, आप ऐसे करोगे ऐसे, तो आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, आपकी पिपल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, आप ज़्यादा विजन की ज़रूरत है, आपकी पिपल डायलेट हो जाएगी, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन इस स्थिति में एक कंट्रोल प्रॉब्लम ये होती है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, और इस स्थिति में कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ सकती है। हार्ट रेट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पिपल डायलेट होगी, वेजो डायलेशन होगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिला, स्लो डाइजेशन, एकमात्र सिस्टम है जो स्लो देखने को मिलेगा और सब फास्ट। अब पूरी बॉडी फास्ट, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा आपको बीपी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, आपको हार्ट रेट बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, आपको पिप्यूल डायलेट देखने को मिलेगी, वेजो डायलेशन देखने को मिलेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ावा देखने को मिलेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कि ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पे एपिनेफ्रिन रिलीज होगा और ये बढ़ा हुआ एपिनेफ्रिन ही क्या करेगा, आपके ये सारी कंडीशन प्रोड्यूस, ये सिचुएशन सारी प्रोड्यूस करेगा, बॉडी के सिस्टम को इस हिसाब से एक्टिवेट कर देगा। और यहाँ पे अब इसका लेवल अगर कम करवाना है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, वो बॉडी को स्लो अप कर देता है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक का काम करता है। जबकि ये एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन एक ही काम करेंगे, एड्रीनलिन नॉन एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन एक तरह का ही एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। फिर धीरे धीरे ये जैसे एसिटाइलकोलिन का रिलीज शुरू होता है तो ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ठीक है। और फंक्शन इनका एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रीनेफ्रिन, उनका यही होता है। और कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन का सेरिब्रम, नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। ये था अपना एड्रीनल मेडुला जो 20% होता है, इसमें से 20% में भी क्या था कि एड्रीनलिन हार्मोन है वो 80% रिलीज होता है और नॉन एड्रीनलिन है वो 20% रिलीज होता है। टोटल जो केटाकोलामाइन रिलीज होगा उसमें से 80% एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, 20% नॉन एड्रीनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। तो ये अपना फंक्शन था, छोटा सा एड्रीनल मेडुला के बारे में इतना सा स्ट्रक्चर था जिसके बारे में आपको बता दिया गया। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।